तार साहब, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ईरान को फिर धमकी दी, हमला भी कर दिया और ये भी कह दिया कि हम ईरान को ख़त्म कर देंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अपनी फ़ौजी कार्रवाई जो है मुकम्मल करेंगे। ठीक इस धमकी के 1 घंटे बाद ईरान ने कुवैत और बहरीन पर हमला कर दिया। तो तार साहब, ये ज़रा समझाइए, ये हो क्या रहा है? देखिए, मैं शुरू करना चाहूंगा कि पिछले 2 दिनों में दोनों पार्टियां क्या कह रही हैं। इब्राहिम अजीजी ईरान की तरफ से उन्होंने फरमाया कि ये जंग बंदी की खिलाफ वर्जी नहीं है, ये जंग बंदी की मैनेजमेंट है। जेडी वैंस साहब ने फरमाया कि इन्हें बंदूक नहीं उठानी चाहिए थी, इन्हें फोन उठाना चाहिए था। उसके बाद जो कल की खबरें हैं जो मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग थी, टाइम ऑफ इजराइल कह रहा है कि पासदरान और सेंटकॉम दोनों इकट्ठे दोहा में उनकी मुलाकातें हो रही हैं। तीसरा, टाइम ऑफ इजराइल ने यही कहा है कि हो सकता है कि ट्रंप मजबूर होकर अपनी जंग में तेजी कर दें और जो काम मुकम्मल नहीं था उसको करें, 10 मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर हमला कर दें। ये खबरें ये कल की थी। आज की खबरें अगर देखी जाएं कि क्या कह रहे हैं, अल जजीरा ने कहा है कि IRGC ने अल इस्लाम एयरबेस कुवैत पर हमला किया, US 5th फ्लीट के ऊपर हमला किया। और फिर उसके बाद एक ये भी खबर आई कल टाइम ऑफ इजराइल की तरफ से कि वहां से अड्डे साउथ बाउंड मूव करेगा अमेरिका, ईरान से दूर, और अपने कई साजो सामान जो है वो इजराइल ले आएगा। अमेरिका के अंदर की खबर है आज की अल जजीरा के मुताबिक कि रो खन्ना एक कांग्रेसमैन है, उन्होंने ट्वीट किया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हमले कर रहा है, ये हमने जो एक रेजोल्यूशन पास किया था उसकी खिलाफ वर्जी है, हम डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट ट्रंप को अदालत ले जा सकते हैं। अब मेरा जो तज्जिया ये है कि मेरे ख्याल में ये एक न्यू नॉर्म है फ्यूचर के लिए, हमें सबको इसके साथ एडजस्ट होना पड़ेगा। वो न्यू नॉर्म ये है कि जंग बंदी है लेकिन झड़पें जारी हैं। अब देख लें कि गाजा के अंदर भी जंग बंदी मौजूद है लेकिन वहां पे भी कत्लो गारत जारी है। लेबनान के अंदर भी जंग बंदी है, हमले जारी हैं। अब यहां भी देख लें कि जंग बंदी है लेकिन हमले जारी हैं। ईरान की तरफ से जो मेरा एनालिसिस ये है, ईरान ये समझता है कि हरमूज के ऊपर उनका हक है, वो उसको मैनेज करेंगे और उसमें से कोई फीस लेंगे या नहीं लेंगे, लेकिन दिस इज देयर टेरिटरी। पूरी दुनिया और कतर और दूसरे गल्फ कंट्री समझते हैं कि जल्द अज जल्द ईरान को इंटरनेशनल वाटर्स डिक्लेयर किया जाए, लेकिन ईरान समझता है कि उनका फ्यूचर सर्वाइवल हरमूज पे कंट्रोल और ब्लास्टिक मिसाइल्स, ये 2 उनके लिए रेड लाइंस हैं। इसके बगैर शायद फ्यूचर में वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि इजराइल और अमेरिका के खतरे मौजूद हैं। तो तारड़ साहब, जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमले एक दोनों जानिब से किए जा रहे हैं, बड़े बड़े दावे भी सामने आ रहे हैं और धमकियां भी चल रही हैं। तो ऐसे में फिर वो जो 60 रोज़ हैं जिसमें टेक्निकल टीमों ने बैठ के कुछ मामलात को तय करना है, मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना है, किसी मुआहदे तक पहुंचना है, तो फिर ये 60 रोज़ कैसे तय होंगे? देखिए, 60 रोज के हवाले से अगर बात की जाए, आज संडे है, कल मंडे है। सोमवार वाले दिन कल टेक्निकल टीम्स फिर भी जिनेवा में बैठ रही हैं, डायलॉग होगा उनके दरमियान कि आगे फ्यूचर में किस तरह बढ़ना है या इस एस्केलेशन को किस तरह रोकना है या स्लो करना है। ये जिस तरह मैंने आपको कहा है, एक नई टर्म मैंने सीखी थी अफगानिस्तान से कि टाक टाक फाइट फाइट, फाइट फाइट टाक टाक, हमले भी जारी रखें और मुज़ाकरात भी जारी रखें। दिस इज हाउ आई फील लाइक इट कि ये होता रहेगा, मुज़ाकरात भी जारी रहेंगे, यहाँ पे हमले भी जारी रहेंगे, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको कहा है कि पासदराने इनकलाब समझते हैं कि दिस इज हमारा ओनली सर्वाइवल वे आउट। ये अगर हमने अपना इख्तियार छोड़ दिया तो हम बहुत कमजोर हो जाएंगे। और एक और बात भी मैं करना चाहूंगा, मैं कल एक कुछ तजिया निगारों के साथ बैठा था वॉशिंगटन DC में, वहां पे ये भी स्पेकुलेशन है कि शायद हो सकता है कि पासदराने इनकलाब डूइंग दिस विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ द पॉलिटिकल गवर्नमेंट, और हो सकता है कोई ऐसा ग्रुप पासदराने इनकलाब में से निकल के उनके भी कंट्रोल में ना हो जो ये हमले कर रहा है। तो मुख्तलिफ किस्म के स्पेकुलेशन है लेकिन हमले जारी। साजिद तारड़ साहब, ये जो इसराइल है वो लबनान में क्या करी जा रहा है? अब अब्बास अरागची ने कहा है कि लबनान भी इसी मुआहदे का हिस्सा है, लेकिन हुआ ये है कि इसराइल और लबनान ने वो आपस में एक फ्रेमवर्क तय कर लिया है। कुछ लोगों का ये ख्याल है इसराइल को तो एक जंग चाहिए थी, अब उसे ईरान की जंग नहीं मिली तो उसने लबनान में अपना महाज जो है वो बना लिया हुआ है।
तो लबनान जो है वो किस हद तक रुकावट बनेगा इस तमाम तर मुज़ाकरात के अंदर? सबसे पहले तो यह करना चाहूंगा कि बीबी नेतन्याहू इंतहाई अनपॉपुलर इस वक्त जो है वो कैंडिडेट हैं इलेक्शन के। नफ्ताली बेनेट जो है वो वहां पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर बन के उभर रहे हैं, और बीबी नेतन्याहू की बका, उनकी सर्वाइवल सिर्फ जंग के साथ है। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। दूसरा, अभी रीसेंट अटैक जो ईरान और जो कन्फ्रंट्रेशन शुरू हो चुकी है ईरान और अमेरिका के दरमियान, इसका फायदा डायरेक्टली इजराइल को जाता है। जब अमेरिका की तवज्जो ईरान पे ज्यादा होती है, उस कॉन्फ्लिक्ट पे होती है, तो इजराइल जो है अपने अहदाफ हासिल करता है। याद रखा जाए, आज 121 दिन हो चुके हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को शुरू हुए हुए। तो इसमें दर हकीकत इजराइल जो है वो अपने अहदाफ हासिल कर रहा है। बीबी अनपॉपुलर है और वो समझता है कि मैं जब तक इजराइल को हालते जंग में रखूंगा, मेरी सपोर्ट जारी रहेगी, लोगों की तवज्जो वहां रहेगी, मेरे करप्शन के केसेस छुपे रहेंगे और मुझे ऑक्सीजन मिलती रहेगी। मैं ये टोटली एग्री करूंगा। लेकिन मेरे ख्याल में ईरान, आपने देखा होगा, जो ही अमेरिका का ध्यान ईरान से हटा था तो उनका प्रेशर बीबी नेतन्याहू पे बहुत ज्यादा था कि जंग को बंद की जाए और इसको कोई ना कोई फ्रेमवर्क, जिसमें उन्होंने एक पायलट प्रोग्राम दिया इजराइल ने, जो कि एक बहुत लंबा प्रोग्राम था, और इस तरह की बातें थी। यहाँ पे मुसलसल वाशिंगटन डीसी में डायलॉग जारी थे। फ्राइडे में, इस पिछले फ्राइडे को दोनों लेबनान और इजराइल ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, बयानिया भी दिया था। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर ईरान और यूएस आपस में एंगेज होते हैं तो उस खित्ते के अंदर मजीद इजराइल जो है अपने अहदाफ हासिल करेगा। गाजा के अंदर भी उन्होंने अटैक किए हैं और लोगों को शहीद किया है। तार साहब, अभी सूरत हाल ये है कि नेतन्याहू तो काफ़ी प्रेशर डाल रहे हैं। उनको ना तो जंगबंदी मंजूर है, ना ही उसे मुआहिदा मंजूर है। ये तो बात तयशुदा है। वो तो स्पॉइलर का रोल प्ले करेंगे। और जो यहूदी लॉबी है अमेरिका के अंदर, सुना है कि वो भी बड़ा प्रेशर अपना डाल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि नेतन्याहू ट्रंप को दोबारा मैदान जंग में ले आएंगे? देखें, जब प्रेसिडेंट ट्रंप जिनेवा से वापस आए तो जितने ज्यादा हाकिश और जितने ज्यादा यहाँ पे सियासतदान, सेनेटर और कांग्रेसमैन, जो पैक, जो इजराइल और जूश लॉबी का जो यहाँ पे पैक है, जो पैसे स्पेंड करता है, जो उनसे मुस्तफीद होते रहे, उन्होंने व्हाइट हाउस को घेरे डाले। अब बताना ये चाहूंगा कि 2024 के इलेक्शंस में पैक ने $127 मिलियन इन सेनेटर्स और कांग्रेसमैन के ऊपर स्पेंड किया। जब वापस आए तो मैंने देखी चीज, मार्क लेविन जो कि एक बहुत फार राइट यहाँ पे मीडिया एक पर्सनैलिटी हैं, उन्होंने लॉबी किया। फिर उसके बाद सेनेटर कैसिडी लुजियाना से, सेनेटर कैनेडी, टेड क्रूज उसमें शामिल हैं, उसके अंदर लिंडसी ग्रैम शामिल हैं। बल्कि लिंडसी ग्रैम ने 4 घंटे प्रेसिडेंट के साथ गुजारे। तो दर हकीकत वो मुसलसल ये लॉबी करते रहे कि आपकी ये डील ठीक नहीं है, आप जो $300 बिलियन देंगे, लोग आपको बराक ओबामा की डील के साथ कंपेयर करते रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप सब सफाइयां देते रहे कि ये वो गल्फ कंट्रीज देंगे, बल्कि आजकल डोनाल्ड ट्रंप सब मुसलसल अपनी अवाम को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान को जो पैसे दिए जा रहे हैं वो कैश नहीं होंगे, जो उनके अपने फ्रोजन एसेट्स थे, हम उनको सोयाबीन बेचेंगे, हम उनको दूसरी चीजें बेचेंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बेचेंगे, जो कि वाकई ही पॉपुलर हो रही हैं आजकल। मैं पिछले 2 दिनों से जरीदों में पढ़ रहा हूं, पीपल आर बाइंग इट। लेकिन यहां पे उन पे प्रेशर मौजूद है। अमेरिका दर हकीकत ना सिर्फ जूइश जाइनस बल्कि जाइनस क्रिश्चियन आजकल वाशिंगटन डीसी के अंदर घेरे में है उनके। आप देख लें पीट हेग्सेथ कौन है, उसके बाद माइक हकबी जो कि इस वक्त इजराइल के अंदर मौजूद है, जो अमेरिकन एम्बेसडर हैं, जाइनस क्रिश्चियन, और प्रॉमिस लैंड का वादा करते हैं इजराइल को। एक जिस तरह वो पहली एक वर्ड है, अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफ इजराइल के बहुत बड़े वो दाई हैं। तो दर हकीकत वो प्रेशर अपनी जगह मौजूद है एब्सोल्युटली, और उसका जायल होना इतना आसान नहीं है। उसको धचका पहुंच चुका है गाजा के बाद, पब्लिक ओपिनियन चेंज हो रही है, लेकिन सेनेट में, कांग्रेस में और व्हाइट हाउस के आसपास आज भी ज़ायनिस्ट लॉबी के घेरे मौजूद है। तार साहब, अभी तो मसला दोबारा से आबनाए हुर्मुज़ का ही बना है। ईरान तो सिर्फ इतना कह रहा है कि जो रास्ता मैंने बताया है
उसको आप लोग फॉलो करेंगे तो फिर अब नाए हुर्मुज़ खुला हुआ है। अगर कोई दूसरा रास्ता जो है अपनाया जाएगा तो फिर हम रोकेंगे उसे। तो ऐसा ही हुआ भी है, सिंगापुर के जिस तजारती जहाज़ को निशाना बनाया, अभी रिसेंटली फ्रांसीसी एक तजारती जहाज़ था, उसने फॉलो किया है ईरान की डायरेक्शंस को, जो कि रास्ता बताया गया था अब नाए हुर्मुज़ का, जो कि ईरान की साहिल से होके जाता है, करीब से होके जाता है, तो वहाँ पे उन्होंने उसको कुछ भी नहीं कहा। तो आखिर आपको क्या लगता है कि अमेरिका को इस बात से क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, 60 रोज़ के लिए अब नाए हुर्मुज़ खुल गया है, कोई टॉल भी नहीं लग रहा, सिर्फ इतनी सी बात है कि जी उनके बताए हुए रास्ते को फॉलो किया जाए। अमेरिका को इसमें क्या मसला है? देखिए, दो चीजें। आज अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है कि ईरान की तरफ से कहा गया कि अगले 30 दिन, जो कि 60 डेज का हिस्सा है, हम अकेले हरमूज को मैनेज करेंगे। देखें, दो चीजें अर्ज करना चाहूंगा कि वहां पे ओमान के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी कि किसी न किसी फॉर्म और शेप में वहां से उनसे पैसे लिए जाए, और उसके कई जीसीसी कंट्रीज जो हैं उस पर एग्री भी कर चुके थे। अमेरिका कंसर्न ये देखता है कि अगर यहां पैसे लेने शुरू हुए तो इस तरह के 6 और आब नाए, इस तरह के 6 और आबी गुजरगाहें दुनिया में मौजूद हैं, फिर उनके ऊपर भी इसी तरह का टैक्स लगाया जाएगा। और दर हकीकत अगर देखा जाए तो ये पैसे कंज्यूमर्स ने देने हैं, मुमालिक ने नहीं देने। अशिया महंगी होंगी, कंटेनर महंगे आएंगे, तेल और गैस महंगी आएगी, फर्टिलाइजर महंगा आएगा, तो इम्पैक्ट दुनिया की इकानमी पे होगा। दर हकीकत एक तो उसका पॉइंट ये बनता है। दूसरा, अगर ईरान की इस बात को माना जाए तो ईरान विक्टोरियस नजर आता है, ईरान कंट्रोलिंग नजर आता है, और ईरान की जीत नजर आती है, और इजराइल और अमेरिका उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं।